यस, गुड मॉर्निंग ऑल। सो इन्वेंट्री टॉपिक के इलस्ट्रेशन सारे हुए हैं, करेक्ट, बट सारे कंसेप्ट्स नहीं हुए अभी तक इस टॉपिक के। सो पेज नंबर 4.5 पे आ जाओ। 4.5 पे आपको बेसिस ऑफ वैल्यूएशन दिख रहा है क्या? उसमें क्या दिया है? बेसिस क्या है? बोल्ड करके दिया है ना, इन्वेंट्री शुड बी जनरली वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, उसमें से कॉस्ट कैसे निकालते हैं आपको पता है, वो फीफो लिफो वेटेड एवरेज, उसमें से एक मेथड लगा के। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का हमें मीनिंग क्या पता था? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, ये मीनिंग पता था ना हमें। NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड। क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि एक्चुअल सेल नहीं हुआ ना, इसलिए हमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं पता है इन्वेंट्री की, इसलिए एस्टिमेटेड वर्ड लगा रहे हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। अभी ये पैराग्राफ पूरा आपको पढ़ना है एंड मीनिंग बताना है इसका। इंटरप्रिटेशन स्किल्स डेवलप करो। 2 मिनट में पढ़ो। आपको क्या समझ में आ रहा है बताओ मुझे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ पढ़ना है आपको। So this principle is governed by the principle of conservative accounting, under which any expenses or losses from transactions entered or event occurred are to be recognized immediately. Okay? जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, उसमें क्या दिया हुआ है? एनी एक्सपेंसेस और लॉसेस फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड और इवेंट ऑकर्ड आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। However, any gains or profits are not recognized until it becomes due or actually realized. So जब तक कौन सा भी इनकम या गेन ड्यू नहीं होता है, रिसीवेबल स्टेज पे नहीं आता है। आपको कंफर्म कब पता है रिसीवेबल? जब आप सेल करोगे गुड्स, तो अभी उस कस्टमर को पे आपको करना ही पड़ेगा। सो नाउ इट इज कंफर्म्ड। When it is confirmed, at that time only you will recognize gain or profits. Okay? और it is actually realized, मतलब actually realized मतलब क्या है? Actually कैश उसने दे दी आपको, तभी रिकॉर्ड करना है इनकम एंड गेन। बट जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो कब रिकॉर्ड करने हैं? इमीडिएटली रिकॉर्ड करने हैं, मतलब आपको एहसास भी हो गया ऐसे कि लॉस होने वाला है। ओके, तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है। सो जैसे कि कॉस्ट है शर्ट की 100 और हमें पता है कि ये शर्ट क्या है? आउट ऑफ फैशन है, इस टाइप का शर्ट कोई पहनता ही नहीं है अभी, तो वो शर्ट सेल होना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उस केस में आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी। ये शर्ट सेल नहीं हुआ तो 100 का लॉस है ना आपको, क्योंकि उतनी कॉस्ट ऑलरेडी लगी थी, उतनी कॉस्ट आपने ऑलरेडी पे की है। तो आप क्या करोगे? मैक्सिमम रिकवर करने के लिए ट्राई करोगे कि चलो 70 को लगा के देखते हैं, कोई ले रहा है क्या, 70 में शर्ट मिलेगा ये आपको। सो 70 आप क्या कर रहे हो? एस्टिमेट कर रहे हो ना, 70 का बोर्ड लगा के देखते हैं ये शर्ट सेल हो रहा है क्या। सो अभी क्या हुआ? ये जो 70 है वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं है, इट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। सो ये जो 30 का लॉस है वो एक्चुअल लॉस है या एस्टिमेटेड लॉस है?
एस्टिमेटेड है क्योंकि आपको लग रहा है कि ये 70 पे सेल होगा। ओके, सो जो ये शर्ट आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है वो शर्ट आप 70 पे रिकॉर्ड करोगे बाय दिस प्रिंसिपल, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो। सो ये प्रिंसिपल आपने 11th स्टैंडर्ड से पढ़ा था। ओके, बट ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल से आया है, ये पता था कि आपको नहीं पता था। 11th में वो सिखाया जाता तो भाग जाते आप तभी ये क्या चल रहा है कंजर्वेटिज्म वगैरह। ओके, सो इसलिए 11th में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, बट उसका मीनिंग क्या है, ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है कि अगर कुछ लॉस हो रहा है, एस्टिमेटेड लॉस है ना ये 30 रुपीज, तो भी उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम इन्वेंट्री 100 पे नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉस्ट पे हम 70 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 30 रुपीज का एस्टिमेटेड लॉस पहले ही आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ओके, सो अभी देखो कैसे होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में बना रही हूँ रफ में, लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। हाँ, सो ये ओपनिंग में 70 पे आ गया ना। ओके, एक शर्ट का ही ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं हम। हमारे पास में स्टॉक में एक ही शर्ट है और जिसका वैल्यूएशन है 70 विच इज एनआरवी, क्योंकि कॉस्ट तो उसकी क्या थी 100 थी। और आपको एक कोई तो आदमी मिल गया जिसको आपने ये शर्ट सेल किया 110 को, ही इज रेडी टू टेक इट एट 110। ओके, तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ बताओ आपको, 40 रुपीज। अभी क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है ना, एक ही शर्ट था स्टॉक में, वो सेल हो गया। सो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 0 है एंड हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 40 रुपीज का। ये समझा आपको? तो ये 40 रुपीज का बाइफरकेशन क्या है? ओके, एक्चुअल कॉस्ट क्या थी शर्ट की, याद है आपको? एंड सेलिंग प्राइस। सो एक्चुअल आपको प्रॉफिट कितना हुआ है 10 का हुआ है ना। एंड फिर ये 30 का प्रॉफिट क्या है पता है? इट्स रिवर्सल ऑफ एस्टिमेटेड लॉस। लास्ट ईयर जो आपने एस्टिमेट कर दिया था, लॉस होगा लॉस होगा लॉस होगा ऐसे करके 70 को रिकॉर्ड कर दिया था ना शर्ट, और एक्चुअल में हुआ क्या? वैसे ही आपको लगता है फेल होंगे फेल होंगे फेल होंगे और एक्चुअल में पास हो जाओगे। ओके, सो जैसे एस्टिमेटेड लॉस ये आपने रिकॉर्ड किया था लास्ट ईयर 30, वो करंट ईयर में आपने रिवर्स किया है। दिस इज रिवर्स ऑफ एस्टिमेटेड लॉस एंड एक्चुअल आपको प्रॉफिट ऑब्वियसली 10 का ही हुआ है क्योंकि मेरी कॉस्ट ही शर्ट बनाने की 100 है, शर्ट बनाने की कॉस्ट 100 है और मैंने सेल किया 110 को, तो एक्चुअली प्रॉफिट लॉजिकली 10 होना चाहिए। सो 40 कैसे हुआ? तो 30 वाज द रिवर्सल। ओके, एंड अभी यहाँ पर देखो, ओके, कोई ओवर कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन है, वो बोल रहा है नहीं मैं सेल कर दूंगा, या आउट ऑफ फैशन है ना तो भी मैं कुछ भी करके इसको सेल करूंगा 110 पे। ओके, तो अभी विच एवर इज लोअर से आप कितने पे लगाओगे 100। हाँ, सो आपका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा 100, सेल किया 110 को। ओके, उसका ओवर कॉन्फिडेंस रियलिटी में आ चुका है, 110 में सेल हुआ एंड अभी प्रॉफिट कितना हुआ 10। तो लास्ट टाइम कुछ एस्टिमेटेड लॉस बुक किया ही नहीं था ना, तो रिवर्स करने का सवाल ही नहीं आता। ये समझा कि आपको क्या होता है रिवर्सल। सो ये आपको लिखना है तो लिख सकते हो। सो इधर मुझे 70 करना पड़ेगा एंड यहाँ पर 40 एंड पहले तो लिखो स्टॉक की कॉस्ट है
किमया लिही. स्टॉक की कॉस्ट है 100 एंड NRV है 70. झोप जाण्याचे उपाय पाणी पिणे, लिहिणे, काहीतरी ॲक्टिव्हिटी करत राहणे. असं नुसतं बसलं एसीत की झोप येते. अर्णवला तर मस्त हे डायरेक्ट. हां गुड. मग तूच बसत जा एसीच्या इथे, बाकीचे झोपू शकतात. मॅडमच्या प्रश्नांना उत्तरं देणे, असं काहीतरी करत राहायचं म्हणजे झोप नाही. मला झोप येते का, काहीतरी करतच असते ना मी, लिहित असते, पाणी पिते, बोलतीये. नुसते बसून राहिलात की झोप येणार. बरोबर 60 दिवस राहिले एक्झामला. 15 मे पासून आहे ना, आज 11 आहे, सॉरी 15 सप्टेंबर, आज 11 आहे ना. डेट लिहा 11 जून 25. हो गया कंप्लीट. हाँ, सो आगे का पढ़ो. अंडर द प्रिंसिपल ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनी लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन सेल प्राइस ऑफ इन्वेंट्री बिलो इट्स कॉस्ट. ओके, एनी डिक्रीज, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन सेल प्राइस ऑफ इन्वेंट्री below its cost is recognized immediately. Okay, sale price of inventory is below its cost. कॉस्ट 100 है एंड सेल प्राइस बिलो गई ना कॉस्ट के 70 पे गई, तो उस केस में वो लॉस जो है वो रिकॉग्नाइज करना है इमीडिएटली. रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड करना है इमीडिएटली, एज इट इज एंटिसिपेटेड दैट the enterprise will make losses whenever it will sell. Okay, that's why it is estimated loss. समझा ये वर्डिंग. अभी रिकॉग्नाइज जो वर्ड है ना वो टेक्निकल वर्ड हुआ, उसका सिंपल मीनिंग क्या है, रिकॉर्डिंग करना बुक्स में. ओके, बट बुक्स में रिकॉर्डिंग करना ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टू रिकॉग्नाइज. ठीक है, सो ऐसे ही आपको लॉ में ध्यान में रखना है. रिकॉर्ड करना एंड रिकॉग्नाइज करना दोनों एक ही चीज होती है, बट लिखना क्या है, रिकॉग्नाइज. ठीक है, सो आपको मीनिंग समझ में आता है लॉ का जब आप सीखते हो, तो मीनिंग समझते समझते तभी ध्यान में रखना है कि वर्ड कौन से यूज करने हैं, बुक में कौन सा वर्ड यूज किया है. एक्सप्लेनेशन के लिए सिंपल मीनिंग में बताएंगे टीचर आपको, तो ये मीनिंग के लिए ये वर्ड याद रखना है, बट लिखने के लिए ये वर्ड याद रखना है.
ठीक है। अभी कॉस्ट में क्या क्या आता है देखो, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन and other costs incurred in bringing the inventory to their present location and condition. So all cost of purchase आएगा, cost of conversion किस पे लगेगा, primarily for finished goods and work in progress. देखो अगर हम ट्रेडर है तो हम डायरेक्टली ट्रेडेड गुड्स परचेस करते हैं, हमारा ग्रोसरी शॉप है तो हम सोप्स परचेस कर रहे हैं, सोप्स ऑयल, तो सोप में कन्वर्जन कुछ है ही नहीं ना, सोप हो गया, सोप फिनिश्ड है, फाइनल प्रोडक्ट है वो, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लगेगा क्या उस केस में, नहीं। सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मैन्युफैक्चरर के केस में लगेगा, वो परचेस क्या करेगा, रॉ मटेरियल, देन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड देन लास्ट वन ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मतलब क्या कि हमारा शर्ट का बिजनेस है और किसका शर्ट करना है आपको, सिल्क का या कॉटन का, कॉटन, खादी, कॉटन। सो कॉटन आप परचेस करोगे ना एज अ रॉ मटेरियल एंड देन उसको कन्वर्जन का जो कॉस्ट आ रहा है, मतलब कॉटन परचेस कर लिया, कॉटन फैक्ट्री में आ गया, कॉटन के ऊपर जो काम होगा एंड शर्ट बनेगा, वो सारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हो गई, ठीक है। एंड ऑल अदर कॉस्ट इन ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब क्या, इन्वेंट्री हमारी क्या है, हम मैन्युफैक्चर है तो कॉटन, ओके, कॉटन का जो सप्लायर है उसको आपने ऑर्डर दे दी 1000 kg कॉटन मुझे चाहिए, सप्लायर ने ऑर्डर ले ली, पेमेंट कर दिया आपने, तो कॉटन उधर ही है सप्लायर के पास, कॉटन को लाना पड़ेगा ना फैक्ट्री तक, ओके। सो प्रेजेंट लोकेशन क्या है, प्रेजेंट लोकेशन आपकी फैक्ट्री, ओके। एंड कंडीशन मतलब जिस कंडीशन में वो कॉटन आपको चाहिए वहां तक। अभी कंडीशन के लिए एग्जांपल ये ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका इन्वेंट्री है, आप विजय इलेक्ट्रॉनिक सेल, विजय सेल्स वाला दुकान है आपका, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो आपके केस में इन्वेंट्री है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो परचेस, आप सप्लायर हो, सॉरी आप ट्रेडर हो, तो सप्लायर से आएगा तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गए, अदर कॉस्ट में आएंगे टू ब्रिंग इट टू प्रेजेंट लोकेशन, करेक्ट। सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस आएंगे इसमें एंड आगे होगा प्रेजेंट कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या कि वो उन्होंने लाके दिए, ट्रक में ही है, वो आ गए, एसी आ गए, ट्रक में है, ट्रक तक आने तक ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गए, ओके, लोकेशन पे आ गए, बट कंडीशन में भी तो आने चाहिए वो। कंडीशन मतलब क्या, गोडाउन में उसको डालना पड़ेगा, या शॉप में कुछ डालेंगे, कुछ गोडाउन में डालेंगे, सो वहां पर लगेगा लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, सो वो चार्जेस भी इंक्लूड करने हैं। कॉटन का भी सेम हो सकता है, कॉटन आ गया ट्रक से आपके फैक्ट्री तक, तो उसको अनलोड करना पड़ेगा ना और फैक्ट्री में लेके जाना पड़ेगा, ओके। और जो वर्कर्स बैठे हैं सुइंग मशीन लेके, उनके पास देना पड़ेगा ना वो कॉटन, तो वो सब अनलोडिंग हो गया। फिर सुइंग मशीन तक जब कॉटन पहुंचेगा तो वो कंडीशन में आ गया, सो दैट इज प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो वो सारे कॉस्ट भी इंक्लूड होते हैं इन्वेंट्री में। और क्या इंक्लूड नहीं होता है वो हमने एक इलस्ट्रेशन में देखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और क्या था, एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंशियल चार्जेस, तो ये सब P&L को डेबिट होते हैं ना, तो वो हमने इंक्लूड नहीं किए थे, ठीक है। सो मैं जो बता रही हूँ वो हाईलाइट करते जाओ। कॉस्ट ऑफ परचेस में आपने ये किया था, याद है, ट्रेड डिस्काउंट 3% माइनस करके 11% GST ऐड किया था, तो डिस्काउंट्स अगर है तो वो क्या करने हैं, माइनस, एंड टैक्सेस अगर है तो वो क्या करने हैं, ऐड करें। सो कॉस्ट ऑफ परचेस कंसिस्ट ऑफ परचेस प्राइस, मतलब कॉटन की जो प्राइस रहेगी वो हाईलाइट करो, इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वो ऐड करनी है।
हमने लिया था ना उस दिन जीएसटी 11% ऐड करके, वो भी कॉस्ट में लिया था। ओके, बट ब्रैकेट में क्या दिया है वो पढ़ो, अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम टैक्सिंग अथॉरिटी। ओके, मतलब क्या, जीएसटी आपने पढ़ा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जीएसटी का, वो पता है, पहले आपने जीएसटी पे किया है परचेसेस के ऊपर, एंड सेल्स जब करोगे तब कस्टमर को जीएसटी लगाओगे, तो कस्टमर से जो जीएसटी आता है आपको, हाँ, वो पूरा गवर्नमेंट को नहीं पे करना है। गवर्नमेंट को कितना पे करना है, जो परचेसेस के ऊपर जीएसटी पे किया था ना आपने, वो माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट पे करनी है। ओके, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसको आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी हमने किया था ना, हाँ करेक्ट। सो आउटपुट जीएसटी इज ऑन सेल्स एंड इनपुट जीएसटी और इज ऑन परचेसेस। सो आउटपुट माइनस इनपुट, बाकी का क्या होगा, पे करना है गवर्नमेंट को। तो जिसका क्रेडिट मिलता है ना, वो वाले टैक्सेस ऐड नहीं करने हैं कॉस्ट में। ओके, क्योंकि वो क्या होता है, वो कॉस्ट नहीं है ना आपके लिए। जो आपने परचेसेस के ऊपर टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, उसकी रिकवरी आप करने वाले हो, कैसे, कस्टमर से। तो आपको कुछ कॉस्ट लगी क्या, नहीं लगी, बट जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती जिस टैक्सेस की, वो कॉस्ट में ऐड करना है। सो ये समझाना, अदर देन, जो रिकवर नहीं हो सकता है उसको ही ऐड करना है कॉस्ट में, और जो बाद में रिकवर हो सकता है उसको ऐड नहीं करना। फ्रेट ऐड करना है क्या, यस, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड सेल्स पे होता है, पता है ना, और फ्रेट इनवर्ड परचेसेस। एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, ये सब ऐड होगा। लेस क्या करना है, देखो, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स, ड्यूटी, ड्रॉबैक्स, अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ परचेसेस। ड्यूटी, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक इज रिफंड, ड्रॉबैक वर्ड का मीनिंग है रिफंड। ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये पता होगा आपको, जो बाहर से हम परचेसेस जब करते हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जब परचेस करते हैं तो कस्टम्स ड्यूटी लगती है, हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी भी नाम है उसका। एंड एक्सपोर्ट जब करते हैं तब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। सो इन अदर वर्ड्स, मतलब इजी लैंग्वेज में, कॉस्ट इंक्लूड एनी अमाउंट पेड टू द सेलर। जो कॉटन का सेलर है उसको जो भी अमाउंट आप पे करोगे वो रिड्यूस्ड बाय एनी डिस्काउंट, रिबेट्स गिवन बाय द सेलर। सिमिलरली एनी ड्यूटीज पेड टू द सप्लायर विल बी पार्ट ऑफ cost of the inventory unless the enterprise can recover these tax duties from the authorities. Then example वही दिया है, देखो, raw material required for making product is bought, buy का past participle is bought, buy, bought, is bought at ₹100 per unit plus GST कितना पे किया है, 18%. 100 units of raw material are bought. So एक यूनिट 100 का है, ऐसे 100 यूनिट, so 100 into 100 10,000 plus 18%, so कितना हुआ, 11,800, ये कॉस्ट लग गई। So however, since the GST on purchase is available as credit, it won't be counted as cost of purchase. Hence cost of purchase will be 10,000. So ये हाईलाइट करो, 10,000 ही कॉस्ट है ना, एंड नॉट 11,800, क्योंकि 1,800 का क्या होगा, हमें बाद में क्रेडिट मिलने वाला है, मतलब वो हम रिकवर करने वाले हैं फ्रॉम कस्टमर्स। अगर वो रिकवर नहीं हो सकता है तो ऐड करना पड़ता कॉस्ट में, बट रिकवर हो सकता है, इसलिए कॉस्ट कितनी आ गई, ओनली 10,000। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या दिया है, पढ़ो, इट इंक्लूड्स कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज डायरेक्ट लेबर। जो सुइंग मशीन पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर, उनको वेजेस देने पड़ेंगे ना आपको,
ओके तो वो हो गया कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. दे ऑल्सो इंक्लूड सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स वेरिएबल ओवरहेड्स. एग्जाम्पल देखो, कंटिन्यूइंग विद द अबाउ एग्जाम्पल, फॉर द कन्वर्जन ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 3000. ओके तो अभी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी हो गई? 13,000 फॉर 100 यूनिट्स. कैसे हो गई 13,000? पहले के 10,000 कॉस्ट ऑफ परचेज के एंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन 3,000. नाउ अदर कॉस्ट भी ऐड करना है उसमें. अदर कॉस्ट में क्या आता है? एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. ओवरहेड का मीनिंग है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. Any cost specifically included on inventory of a specified customer specialized product. Customized product बोलते हैं ना हम. Customized product के लिए जो भी कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से जो भी आप काम कर रहे हो उसकी कॉस्ट, ये भी अदर कॉस्ट में आएगी. अदर कॉस्ट टू मेक दैट इन्वेंट्री एज पर प्रेजेंट लोकेशन एंड उस कंडीशन में चाहिए ना उसको, प्रेजेंट कंडीशन. Interest and other borrowing costs are generally not included in the cost of inventory. Okay, for example मुझे 10,000 kg कॉटन परचेस करना है. मेरी शुरुआत है बिजनेस की, तो मेरे पास पैसे तो है नहीं क्योंकि शर्ट्स जब मैं सेल करूंगी तब पैसे आएंगे ना. फर्स्ट ईयर इमेजिन करो आप. फर्स्ट ईयर में क्या होगा आपके पास? कैपिटल एंड लोन. बैंक से लोन तो पहले लेना पड़ेगा. शर्ट जब आप सेल करोगे तब पैसे आएंगे ना. शर्ट सेल करने के लिए उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा पहले, और मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले कॉटन खरीदना पड़ेगा. सो कॉटन खरीदने के लिए 10,000 kg कॉटन खरीदना है, इसलिए मैंने लोन लिया है. तो उस लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. वो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो इन्वेंट्री में नहीं आता है. दिया है ना, वही दिया है ना. इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट आर जनरली नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. फिर वो आप कहाँ पर डालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को. हाउएवर आगे का पढ़ो. इन सम सर्कमस्टेंसेस कब आएगा इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट? कब इन्वेंट्री में ऐड होगी? कौन से केसेस में ऐड होगी? लॉन्ग प्रोडक्शन प्रोसेस है. ओके, वाइन, राइस, टिम्बर एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने. ये सब प्रिपेयर होने के लिए टाइम लगता है. ओके, शर्ट बनाने के लिए 1 साल लगता है क्या? हाँ, तो उसके इस टाइप की इन्वेंट्री है आपके पास जो जिसको टाइम नहीं लगता है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना है कॉस्ट में. ओके, बट जिसको टाइम लगता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप वाइन प्रोड्यूस करने वाले हो, तो वाइन के लिए ग्रेप्स की वाइन अगर आप बना रहे हो तो पहले आप ग्रेप्स परचेस करोगे, फिर उसका वाइन में कन्वर्जन होने के लिए 1 साल लग रहा है. फर्मेंटेशन करते हैं ना प्रोसेस, तो उसके बाद आप सेल करोगे उसको. ओके, और ग्रेप्स के लिए तो आपने लोन लेके रखा है ना, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, तो वो कॉस्ट में इंक्लूड करना है, तभी वो रिकवरी होगी. कॉस्ट में इंक्लूड करने के बाद उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल करते हो ना आप. तो ऐसे केसेस में यहाँ पर कैसे शर्ट बन गया, 2-3 महीने में सेल हुआ तो आपको इनकम आ गया ना. बट ऐसे टाइम कंज्यूमिंग वाले प्रोडक्ट है आपके पास, तो उस केस में इंटरेस्ट आप ऐड कर सकते हो. अभी इन द सेम एग्जाम्पल लेट अस assume 200 is paid as unloading charges for the raw material from the truck to storage place in the factory. तो उस केस में in that case 200
shall not be accounted as unloading charges separately as expense, but shall be accounted as other cost to bring the inventory to present location and condition. So इस केस में 200 आप क्या करोगे, ऐड करोगे, अनलोडिंग चार्जेस करके सेपरेटली नहीं लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L अकाउंट में. वो 200 अनलोडिंग चार्जेस कहाँ पर जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. सो अभी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी हो गई हमारी 13,200. कॉस्ट ऑफ परचेस कितना था 10,000. कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन 3,000 एंड अदर कॉस्ट 200. ऐसे 10,000 लिखो, ये 10,000 प्लस 3,000 प्लस 200 इज इक्वल टू 13,200. ओके, 10,000 क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेस, 3,000 कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड 200 अनलोडिंग चार्जेस. अनलोडिंग चार्जेस मतलब क्या, कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन है लोकेशन है आगे क्या था, कंडीशन. ओके, ये समझ में आ गया. ये सब मिला के बनती है कॉस्ट. कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है बताओ, एक्सक्लूजन्स पढ़ो. 4 एक्सक्लूजन्स है. एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मतलब एबनॉर्मल लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये एबनॉर्मल है. देन नॉर्मल कौन से है, नॉर्मल एबनॉर्मल बताती हूँ आपको. ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो इवेपोरेट हो सकता है नेचुरली. ओके, सो आपने मंगवाया था 10 लीटर्स, घर पे आते आते 9.5 लीटर्स हो गया. ओके, या 1000 लीटर्स का अगर आप सोचोगे और ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है तो इवेपोरेट होते होते 10-20 लीटर तो इवेपोरेट ही हो जाएगा. सो 1000 में से 950 आ गया. तो ये जो लॉस है दैट इज नॉर्मल लॉस, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये होने ही वाला है. ओके, उसके बाद आपने कश्मीर से एप्पल्स मंगाए थे, वहाँ से इधर तक आने तक कुछ लॉस में जाने ही वाला है क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे. ओके, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होने वाला है तो हमेशा ख़राब होगा. हाँ, पेरिशेबल गुड्स है. तो ये जो लॉस है जो अवॉइड नहीं कर सकते हो आप, दैट इज नॉर्मल लॉस. एंड जो अवॉइड कर सकते हो वो एबनॉर्मल, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट. ओके, आप बचा सकते हैं, अभी आपका ध्यान नहीं था वो लेके गया, दैट इज लॉस बाय थेफ्ट, एबनॉर्मल है ये. सो एबनॉर्मल लॉसेस जो है, ओके, कि फॉर एग्जाम्पल कॉटन 10,000 kg आया था आपके गोडाउन में और चोरी हो गई कॉटन की, तो वो जो लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा वो लॉस ऐड नहीं करना है कॉस्ट में. एक्सक्लूजन्स में बात कर रहे हैं ना हम. सो इस टाइप के एबनॉर्मल, आग लग गई, कॉटन आ गया और रात को आग लग गई फैक्ट्री में, तो वो लॉस जो होगा, लॉस बाय फायर, इट इज एबनॉर्मल लॉस. अगर आपने इंश्योरेंस निकाला है तो बच जाओगे क्योंकि इंश्योरेंस से रिकवरी होगी. सेकेंड क्या है, स्टोरेज कॉस्ट. स्टोरेज कॉस्ट भी ऐड नहीं करते हैं. ओके, शर्ट्स बन गए आपके, फैक्ट्री में रेडी है शर्ट्स और आपने उसको स्टोर करके रख दिया है जब तक वो ट्रक नहीं आता लेके जाने के लिए शर्ट्स को. ओके, तो उस केस में स्टोरेज कॉस्ट जो लगेगी, रेंट होगा ना उसका, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस सब होगा उस स्टोरेज का, तो वो ऐड करना है क्या इन्वेंट्री के कॉस्ट में, नहीं. ओके, सो स्टोरेज कॉस्ट कम से कम रखनी है बिजनेसमैन को. शर्ट्स होते ही ट्रक आना चाहिए और जाने चाहिए सेलिंग के लिए.
ओके, शर्ट्स बन के 1 महीना हो गया और कोई लेने के लिए ही नहीं आ रहा है, तो 1 महीने का रेंट जा रहा है ना आपका। सो इसलिए स्टोरेज कॉस्ट क्या करनी है, कम रखनी है। यहाँ पर सब बिजनेस मैनेजमेंट आता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, वो भी इंक्लूड नहीं करने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मतलब शर्ट्स बन के आ गए शॉप में, फिर शॉप में जो सेलिंग एजेंट्स है वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव जो चल रहा है। आगे का वही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ओके, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी होगा, एक अकाउंटेंट होगा, HR होगा, बाकी लोग भी होंगे ना। इमेजिन करो कॉटन किंग, सिलाई, जय हिंद, ये सब शॉप्स आपको पता है, दुकान शर्ट्स के। तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टोरेज कॉस्ट है, एबनॉर्मल लॉस भी होता है वहां पर। ये सब एक्सक्लूड करना है फिर आपको। ओके, 4 याद रहेंगे। हाँ, और कॉमन सेंस बेस्ड है वो। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एबनॉर्मल लॉसेस, स्टोरेज कॉस्ट है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बी वाला पार्ट फिर से पढ़ो, ए वाला मत पढ़ो। नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज normal wastage is normal loss, however abnormal wastage is excluded for the reason that it occurs either due to inefficiency or abnormal factors that won't justify considering those wastages as part of the inventory cost. Second, storage cost normally, storage costs are normally the cost of doing business. For example, rent of warehouse or storage area is considered as overheads already and hence not considered as cost of inventory. However, if special storage is required, highlight karo, if special storage is required as part of production process, then such storage is considered, then such storage cost is considered as cost of inventory. Again क्या आया, वाइन मेकिंग। ओके, इसमें स्टोरेज कॉस्ट लगेगी ना। वाइन मेकिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रॉ मटेरियल इज स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजुअली ईयर्स टुगेदर। जितनी पुरानी वाइन है उतनी अच्छी है, ये सुना होगा आपने। सो सच कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज अकाउंटेड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो सिर्फ वाइन के केस में क्या हो रहा है, स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड करनी है। और ऐसे आपको कुछ पता है इन्वेंट्री जिसको बहुत सालों साल लगते हैं बनाने के लिए? करेक्ट, हाँ। सो डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका भी स्टोरेज कॉस्ट लगेगा। अगर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना है, आइसक्रीम बनाया तो वो स्टोर करना पड़ेगा, पिकल को स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो उस केस में स्टोरेज कॉस्ट ऐड होगा। सो आपको आपका क्लाइंट का इन्वेंट्री क्या है वो देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको एडवाइस देना पड़ेगा। सीए का काम ये है इसमें कि कॉस्ट में क्या आएगा, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट में क्या नहीं। अगर वो शर्ट सेल कर रहा है तो स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं करोगे, वो वाइन सेल कर रहा है तो करोगे। ठीक है, यहाँ तक समझा। एंड एक्सक्लूजन्स और दो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो कॉस्ट वाला पार्ट हो गया। अभी एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो। आपको ब्रेक चाहिए 5 मिनट्स, सो 5 मिनट्स ब्रेक लो, क्योंकि ये टेक्निकल है, कोई भी नींद में नहीं चाहिए मुझे एनआरवी के टाइम। घूम के आ जाओ, बाहर जाओ तो भी नींद जाती है। नींद जाने के उपाय, सक्सेस मंत्राज, पानी पियो, कुछ एक्टिविटी करो, घूम के आ जाओ, नहीं तो 5 मिनट्स नींद लो।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 12 करना है आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। सबके पास है क्या एडिशनल क्वेश्चन बैंक? एटलीस्ट एक बेंच पे एक है ना? हाँ, सिक्स, 9, 12।
हेलो, हाँ, सो 12 एंड 16 होमवर्क में करो. 16 भी ऐड किया, हाँ, अभी मैंने. हम्म, 16चा पण टाक. तरी करायचा. परत परत केला ना की फास्ट स्पीड वाढतो. सिक्स्थ वाला. मी करते फॉरवर्ड इकडे. ओके, सिक्स्थ में कौन सा करना है? मेथड एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है ना. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है सिमिलर? 8. मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 8 लिखो वहां पर, हाँ ना. कंफर्म ना. मॉड्यूल इलस्ट्रेशन 8. सो इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेसेस, सेल्स दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये दोनों नहीं लेना है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एंड दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं लेने हैं. एंड हमें इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है एज ऑन 31 मार्च 2020. एंड ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई ना. एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 March 19, a sum of rupees 20,000 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 55,000. ओरिजिनली परचेज फॉर 55,000 मतलब ये हुई कॉस्ट. ओके, एंड उसकी एनआरवी क्या है? कॉस्ट 55,000, एनआरवी 35,000. कैसे आ गया एनआरवी? 55,000 माइनस 20,000. ओके, सो वो राइट ऑफ क्यों किया है? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है. नाउ नो वन इज रेडी टू परचेस इट फॉर 55,000. सो उन्होंने 35,000 पे एनआरवी लाई एंड वो एक्चुअली सेल हुआ फॉर 50,000. ओके, आप दोनों एब्सेंट थे क्या? हाँ, ओके. बारिंग दिस ट्रांजैक्शन ऐसे था. बारिंग वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था. क्या है मीनिंग? एक्सेप्शन. सो एक्सेप्ट द अबाउट ट्रांजैक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल. एक्सेप्ट अबाउट ट्रांजैक्शन, क्योंकि देखो इसमें 50,000 सेल किया है ना, 50,000 को सेल किया है. एंड हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे. सो किस पे रिकॉर्ड किया रहेगा? एनआरवी पे 35,000. सो अगर ये प्रॉफिट आप देखते हो तो 15,000. ओके, सो 15,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 करो ये कैलकुलेट श्वेता. %30. ओके, सो मतलब इस सेल का परसेंटेज अलग है. सो एक्सेप्ट दिस ट्रांजैक्शन अबाउ मेंशन्ड अबाउ. बाकी ट्रांजैक्शंस, बाकी सेल्स के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल. ओके, तो हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल माइनस करते हैं. 3,50,000 से कितना माइनस करोगे?
35,000 NRV माइनस करनी है। ओके, क्योंकि इसमें वो इंक्लूड है ना, दिया है देखो वहां पर, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 19 a sum of rupees 20,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 55,000। सो ये इन्वेंट्री कैलकुलेट करते वक्त ये क्लोजिंग वाली नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग हो गई। इसमें एक जो आइटम है जो एनआरवी पे लाया है उन्होंने ऑलरेडी, मतलब वो कितने पे है, 35,000 पे। तो आपको 3,50,000 से 35,000 माइनस करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, सेल्स से एबनॉर्मल सेल्स माइनस करने पड़ेंगे। ओके, 18,50,000 टोटल सेल्स से माइनस एबनॉर्मल सेल 50,000, सो नॉर्मल सेल्स 18 लाख, करेक्ट। ठीक है, एंड देन वो पूरी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ये सेल्स से आपको माइनस करना है प्रॉफिट, 18 लाख इंटू 20% करो। हाँ श्वेता करो कैलकुलेट। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, 18 लाख माइनस 20%। ये आ रहा है क्या, हाँ। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल, वो कैसे कैलकुलेट करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अभी हमने देखा ना क्या क्या आता है, ई का क्या हो गया, यस एक एक बताओ श्वेता अमाउंट्स। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 3,50,000 से 35,000 माइनस करना है क्योंकि वो एबनॉर्मल है ना। सो कितना आ रहा है, 3,15,000। परचेसेस 12 लाख, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख। ये ऐड करो सब कुछ, दिस ये क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और उसमें से माइनस करेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तो बाकी का क्या है, स्टॉक है, इन्वेंट्री। कितनी आ रही है अमाउंट, 1,75,000। ओके, तो ये इलस्ट्रेशन 8 जैसा है सेम। ठीक है, पलक जिस दिन एब्सेंट है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, हाँ करेक्ट। हे 4 राहिलेच आहेत बघा आपले अजून। एनआरवीचा पैराग्राफ पढ़ा। एडिशनल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन 5 अगर देखोगे तो वो डिफरेंस पूछा है बिटवीन पीरियोडिक सिस्टम एंड परपेचुअल सिस्टम। सो वो डिफरेंस दिया हुआ है ना मॉड्यूल में। एनआरवी का पैराग्राफ ये पेपर नवंबर 19 वहां पर लिख सकते हो। पेपर नवंबर 19 में पूछा था एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 5। ऐसे कुछ लिख के रखा ना मॉड्यूल में तो वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ध्यान जाता है ना। सबसे अच्छा है ध्यान जाने के लिए पेपर का रेफरेंस देने का। पास्ट एग्जाम में आया था
तो आप करोगे। एग्जाम का रेफरेंस दो। यस, ये पैराग्राफ पढ़ना है, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स पढ़ने हैं एंड मीनिंग बताना है आपको। सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, ये सब होने के बाद मैं किमया एंड प्रिया को पूछने वाली हूँ। हाँ, ये सब। सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन किसके केस में लगेगा? हाँ, करेक्ट, रॉ मटेरियल के केस में। एंड और क्या लेस करना है? एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल मतलब क्या? हाँ, मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। नेसेसरी टू मेक द सेल मतलब हम लिखेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। और आपने क्या ऑब्जर्व किया? सभी जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया है? एस्टिमेटेड। हाँ, अभी इन केस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड ट्रेडेड गुड्स net realizable value will generally mean selling price which is reduced by selling and distribution expenses. So finished goods and कौन से goods? traded goods के केस में उन्होंने दिया है NRV क्या होता है? estimated selling price which is reduced by selling and distribution expenses. Next पढ़ो, in case of work in progress expenses and overheads required to be incurred to convert work in progress into finished goods and making it ready for sale will also be reduced from selling price. So मतलब सेलिंग एक्सपेंस तो माइनस करने ही है, और क्या माइनस करना है? एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स रिक्वायर्ड टू बी incurred to convert WIP into finished goods. Cost required to convert मतलब कन्वर्जन कॉस्ट, करेक्ट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ना मतलब। सो ये ऐसे इजी देना चाहिए था, तो इतना लंबा उन्होंने बढ़ा के दिया है सेंटेंस कि एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड टू कन्वर्ट वर्क इन प्रोग्रेस इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड मेकिंग इट रेडी फॉर सेल विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड फ्रॉम सेलिंग प्राइस। विल ऑल्सो बी मतलब
पहले क्या माइनस किया है, सेलिंग एक्सपेंस तो माइनस किया ही है, बट ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी माइनस करना है। किसके केस में, WIP। सो फिनिश गुड्स एंड ट्रेडेड गुड्स के केस में क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये हो गया ट्रेडेड गुड्स एंड फिनिश गुड्स का। WIP के केस में क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अभी रॉ मटेरियल, इन केस ऑफ रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज जनरली कंसिडर्ड है NRV। ओके, मतलब मैं कॉटन मैंने परचेस किया था 5 रुपए को पर kg, वो कॉस्ट हो गई, बट उस कॉटन को मैंने 1 महीने के बाद रिप्लेस करने का सोचा, तो रिप्लेसमेंट के लिए जो मार्केट में प्राइस मुझे मिलेगी, रेट मिलेगा, दैट इज NRV इन केस ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, अगर रिप्लेसमेंट मुझे मिल रही है, रिप्लेसमेंट के केस में 4 रुपए को लग रहा है, 4 रुपए में खरीदने वाला मिला मुझे कोई, तो उसकी कॉस्ट कम हो गई ना, कॉस्ट 5 थी पर kg, एंड अभी NRV रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज NRV ना इन केस ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो 4 हो गई है NRV। तो 5 और 4 विच एवर इज लोअर, 4 पे रिकॉर्ड होगा। कॉटन के प्राइसेस अगर बढ़ गए तो रिप्लेस करने जाओगे तो कॉटन कितने को सेल कर पाओगे आप, 6 रुपए 7 रुपए, सो 7, तो NRV 7 है, कॉस्ट 5 है, तो कितने पे रिकॉर्ड करोगे, 5 कॉस्ट पे। ओके, सो आपको ये ऐसे लिखना है, फिनिश गुड्स और ट्रेडेड गुड्स 2 कॉलम्स करो, नहीं तो अच्छे से यहाँ पर ही बुक में ही किया तो भी चलेगा। मेरा अच्छे से नहीं दिख रहा है इसलिए ऐसे कॉलम करो, आप लाइन ड्रॉ करो। अर्णव मॉड्यूल कुठे आहे, मॉड्यूल नोटबुक मध्ये लिही मग। फिनिश गुड्स और ट्रेडेड गुड्स के केस में एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड लिखो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, सो वर्ड्स एस्टिमेटेड यूज करना है। चेंज किया, हाँ मैंने एस्टिमेटेड लिखा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। WIP के केस में क्या होगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम WIP टू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स और ट्रेडेड गुड्स, इसके केस में क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस।
नेक्स्ट कौन सा था? WIP। WIP के केस में क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन समझा ना आपको? मतलब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम WIP टू फिनिश गुड्स, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। और क्या लेस करना है? लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। एंड तीसरा रॉ मटेरियल के केस में बताओ क्या है? NRV क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो आपको वो पैराग्राफ पढ़ने हैं तो वो पढ़ो रिवीजन के लिए, नहीं तो ये चार्ट पढ़ो। यही दिया है ना उस पैराग्राफ में, यही दिया है ना। एंड एन असेसमेंट इज मेड ऑफ एज एट ईच बैलेंस शीट डेट। असेसमेंट किसकी करते हैं? वो कि NRV या कॉस्ट क्या लोअर है, वो असेसमेंट की जाती है। कब करते हैं? एट ईच बैलेंस शीट डेट। Inventories are usually written down to NRV on an item by item basis। हर एक आइटम का कॉस्ट एंड NRV कंपेयर करना होता है। In some circumstances, however, it may be appropriate to group similar or related items. Example, in case of interchangeable items, it may not be possible to identify cost and NRV of each item separately। जहाँ पर हर आइटम का कॉस्ट एंड NRV निकालना डिफिकल्ट है, वहाँ पर ग्रुप कर सकते हो आप आइटम्स के। ओके, स्टेशनरी आइटम्स इमेजिन करो, बहुत सारे आइटम्स होते हैं ना, तो जहाँ पर हर एक आइटम का कॉस्ट NRV नहीं पता है, वहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हो। और ईच आइटम का पता है तो अच्छा ही है। मतलब मेन वो बोल रहे हैं कि आइटम बाय आइटम बेसिस पे करोगे तो वैल्यूएशन परफेक्ट होगा, बट वो पॉसिबल नहीं है, तो ग्रुपिंग भी अलाउड किया है। तो अभी सारे कंसेप्ट्स हो गए हैं और हमारे 4 क्वेश्चन सिर्फ बाकी है, वो हमें कल सॉल्व करने हैं। सो होमवर्क के लिए आपको 12 एंड 16 करना है, और जो एब्सेंट है उनको वीडियोस देखने हैं। ओके, चलो अभी लो लंच ब्रेक लो।